एक्सपेंसेस को जो हमने क्रेडिट कंसिडर करे हैं उनमें से डिडक्ट किया जाएगा। मीन्स द आइटम्स विच आर अलाउड। फर्स्ट, ऑल यूजुअल वर्किंग चार्जेस, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं, सेलिंग से रिलेटेड हैं, फाइनेंस से रिलेटेड हैं। अब देखिए इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड फाइनेंस में आपकी कोई भी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, सैलरी है, आपके बोनस है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन लोन्स है, डिपॉजिट्स है, डिबेंचर्स है, दीज ऑल आर अलाउड। यानी जो क्रेडिट साइड में से आपने आइटम्स लिए थे ना, उसमें से ये सब माइनस होंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट है, देन डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 123, यानी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन आपको माइनस करना है। कोई बैड डेट्स है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हैं, कमीशंस हैं, ये सब जो है एक्सपेंडिचर आपको अलाउ होगा, ये सब हम माइनस कर सकते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर है। इसके अलावा कोई डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन ऑलरेडी डेबिटेड है तो वो माइनस कर सकते हैं। टैक्स ऑन एबनॉर्मल प्रॉफिट्स है या कोई एक्सेस टैक्स है, इन सबको आप जो है डिडक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे सम्स जो हैं हमें माइनस करने हैं। तो इस केस में जैसे आप कोई भी रिपेयर से रिलेटेड है, रेवेन्यू नेचर के जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो सब हम जो है डिडक्ट कर सकते हैं। कोई कंपनसेशन है, डैमेजेस है पेड इन वर्च्यू ऑफ एनी लीगल लाइबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कोई सम पे बाय वे ऑफ इंश्योरेंस है, ये सब अलाउड है। क्या अलाउड नहीं है? मीन्स अगर कोई डेबिटेड है तो यू हैव टू इग्नोर इनकम टैक्स, सुपर टैक्स, एनी कंपनसेशन, वॉलेंट्री डोनेशंस, डैमेजेस, यानी कि जिनकी आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती थी, आपने ऐसा कोई कंपनसेशन पे किया है, कोई वॉलेंट्री डोनेशंस पे करे हैं, ये सब जो है आपके डिसअलाउड आइटम्स हैं। कोई लॉस ऑफ कैपिटल नेचर अदर देन फिक्स्ड एसेट्स है, दैट इज डिसअलाउड। ट्रांसफर टू रिजर्व्स फ्रॉम P&L अकाउंट है, अगेन इट इज डिसअलाउड। ये हमें सेक्शन 198 के प्रोविजंस ध्यान में रखने हैं। किस केस में? जब कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो पहले क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट कंसिडर करेंगे। फिर ओवरऑल मैक्सिमम लिमिट आपको ध्यान रखनी है 11% है। क्वेश्चन में आपको अगर गिवन है कि कंपनी के पास एक MD है, WTD है, मैनेजर है, तो उस नेट प्रॉफिट का 5% देंगे। मोर देन 1 है तो इस प्रॉफिट का 10% देंगे। फिर फर्दर दे देते हैं कि भाई कंपनी के पास जो है besides one MD there are 2 directors, तो ऐसे केसेस में हम 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट अदर डायरेक्टर्स को देंगे, क्योंकि अगर 1 MD है तो वो 5% ले जाएगा और रिमेनिंग जो है 1% अदर डायरेक्टर्स का होगा। और एनी अदर केस में 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट हो जाएगा। एनी अदर केस का मतलब जब कंपनी के पास नॉन MD, नॉन होल टाइम डायरेक्टर्स या मैनेजर्स हैं। ठीक है, अब पहले हम इसको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू क्लियर करते हैं। इलस्ट्रेशन 1 ऑफ योर स्टडी मॉड्यूल, इसमें देखिए मुद्रा लिमिटेड की ये है, पेज नंबर मॉड्यूल का मेरे पास जो है दैट इज 4.22। तो इस केस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है। ठीक, फिर नीचे इंफॉर्मेशन गिवन है कि डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स एज पर शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट वाज इतना। You are required to calculate the maximum limit of the managerial remuneration as per Companies Act 2013। यानी कि नेट प्रॉफिट निकालना है और उसका 11% हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखिए क्रेडिट साइड्स चेक करते हैं। बैलेंस BD, बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। बैलेंस BD का मतलब क्या हो गया कि ये आपका जो है लास्ट ईयर का या उससे पहले के प्रॉफिट चलते आ रहे हैं, इसे कंसिडर मत करो, क्योंकि करंट ईयर का रेवेन्यूएशन निकालेंगे तो उसको कंसिडर नहीं करना। बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब ये करंट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट है, तो दिस यू हैव टू कंसिडर। ओके, यू विल कंसिडर 40,25,365। इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था सब्सिडीज रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट, ऐड कर देंगे 273,925। ठीक है, इसी तरीके से अब ये क्रेडिट में आपको यहाँ पर 2 ही आइटम गिवन है, इन दोनों को प्लस कर दिया जाएगा। फिर डेबिट क्या क्या माइनस करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, यू विल डिडक्ट दीज।
Then directors fees, again you will deduct this. Then comes your interest on debentures. Okay, you will deduct this. Then comes your मैनेजेरियल रेमुनरेशन. मैनेजेरियल रेमुनरेशन हम निकाल ही रहे हैं तो डबल डिडक्शन नहीं मिलेगा, इसको आप माइनस नहीं करेंगे. डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, देखो 5,22,543 का, बट एज पर कमिश्नल इंफॉर्मेशन में दे रखा है 5,75,345, तो आप 5,75,345 को कंसिडर करेंगे. ठीक है. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नहीं लेना है. ट्रांसफर टू रिजर्व्स हमने देखा था हमें नहीं लेना है, तो ना जनरल रिजर्व लेंगे ना इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन रिजर्व लेंगे, इनमें से किसी को भी हम कंसिडर नहीं करेंगे. ओके. सो नेट प्रॉफिट विल अंडर सेक्शन 198 आएगा आपका 27,35,383. इसका आप 11% निकाल के देखेंगे तो इट विल कम आउट टू 3,08,92. मतलब ये कंपनी जो है आप इतना मैक्सिमम रेम्यूनरेशन पे कर सकती है. ओके. Now coming on to the case 2, in that is in the case of loss or inadequacy of the profit. The limits are to be decided as per the effective capital of the company, which we have to compute. There are four slabs. Four slabs. Under the four slabs, we have to look out for the slab in which our effective capital falls, and accordingly we will pay the remuneration per annum. First slab is negative or less than 5 crore. If the effective capital is minus or it is less than 5 crore, then you can pay up to 60 lakh rupees per annum. Then coming on to second slab, 5 crore or above but less than 100 crore, 84 lakhs can be paid as remuneration. 100 crore and above but less than 250 crores, remuneration paid can be 120 lakhs. Now, last slab is if the effective capital is 250 crore and above, then the remuneration maximum which can be paid is 120 lakhs plus 0.01% of the effective capital in excess of rupees 250 करोड़. इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए किसी कंपनी की इफेक्टिव कैपिटल जो है वो है 350 करोड़, तो आप 250 तक तो उसे 120 लैक्स मिल जाएगा. अब 350 माइनस 250 यानी 100 करोड़. 100 करोड़ का आप 0.01% जो है पे कर सकते हैं. सपोज अगर किसी कंपनी को इससे अबव लिमिट से ज़्यादा रेम्यूनरेशन देना है तो आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा. अगर किसी पर्सन ने प्रो राटा बेसिस पे मींस इन द मिड ऑफ द ईयर या लेस देन 1 ईयर हुआ है तो ये लिमिट सारी प्रो राटा बेसिस हो जाएंगी. देन इफेक्टिव कैपिटल की डेफिनेशन क्या होगी, तो देखिए इफेक्टिव कैपिटल में आपको बैलेंस शीट ध्यान में देनी है. बैलेंस शीट में जो पेड अप शेयर कैपिटल है, इस पेड अप शेयर कैपिटल में वी विल नॉट कंसिडर शेयर एप्लीकेशन मनी और एडवांसेस अगेंस्ट शेयर्स. इनको इग्नोर करोगे, पेड अप शेयर कैपिटल लोगे, उसमें शेयर प्रीमियम ऐड करेंगे प्लस रिजर्व एंड सरप्लस करेंगे. रिजर्व एंड सरप्लस में आप रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस अगर कोई है उसे कंसिडर नहीं करेंगे. लॉन्ग टर्म लोन्स मतलब जो कि रिपेबल आफ्टर 1 ईयर होते हैं या डिपॉजिट्स रिपेबल आफ्टर 1 ईयर है, और इन सबको ऐड करेंगे. ये सारे आइटम आपको लाइबिलिटी साइड से मिलेंगे. लेस क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स. और इन्वेस्टमेंट कब लेस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ तब जब आपकी कंपनी नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है. क्वेश्चन में गिवन होगा अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी लिखा है तो यू विल नॉट डिडक्ट इन्वेस्टमेंट अमाउंट. माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ.
अब ये जो इफेक्टिव कैपिटल है ये हम कब की कौन सी डेट की कंसिडर करेंगे? तो इसके लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, 31st March ऑफ फाइनेंशियल ईयर प्रिसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच अपॉइंटमेंट वाज मेड। जिस साल अपॉइंटमेंट हुआ उससे पिछले साल की 31st March। और अगर मान लीजिए अपॉइंटमेंट हुआ है जिस साल कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, तो जिस डेट पे अपॉइंटमेंट हुआ है उस डेट पर कंपनी की इफेक्टिव कैपिटल क्या थी वो हम कंसिडर करेंगे। एक पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के लिए कम ऑन टू द illustration number 2 of your study material. Here you have been given balance sheet. बैलेंस शीट आपको दे रखी है और इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल हम देखेंगे। शेयर सस्पेंस अकाउंट है, रिजर्व एंड सरप्लस में रिवैल्यूएशन रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, डिबेंचर्स हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, करंट लाइबिलिटीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट है। शेयर एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है, शेयर एंड सस्पेंस अकाउंट represents application money received on shares the allotment of which is not yet made. You are required to compute effective capital. Would your answer will be differ would your answer differ if X Limited is an investment company? तो हम दोनों तरीके से निकाल लेंगे। देखिए लाइबिलिटी साइड में तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, दोनों वेदर यू आर इन्वेस्टमेंट और नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो देखिए पेड अप शेयर कैपिटल हम कंसिडर करेंगे, प्रेफरेंस शेयर 15 लाख के, 96 लाख के इक्विटी शेयर। शेयर सस्पेंस को कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज इट रिप्रेजेंट द एप्लीकेशन मनी। रिजर्व एंड सरप्लस में आपको कैपिटल रिजर्व दे रखा है जिसमें से 1,50,000 का रिवैल्यूएशन है, तो रिवैल्यूएशन को कंसिडर नहीं करना, तो हाउ मच वी विल कंसिडर, वी विल कंसिडर 45,000। सिक्योरिटी प्रीमियम्स लेंगे आप 50,000 का, डिबेंचर्स लेंगे आप 65,000 के, ठीक है। उसके बाद अनसिक्योर्ड में पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, ये हम 1 ईयर से ज़्यादा के मानेंगे, 3,70,000 के। कैश क्रेडिट शॉर्ट टर्म नहीं लोगे, करंट लाइबिलिटीज़ नहीं लोगे, ठीक है। ये सब आप एडअप करेंगे लाइबिलिटी। अब कमिंग ऑन टू द असेट, असेट में इन्वेस्टमेंट दे रखा है, इन्वेस्टमेंट है 75 लाख का, तो ये मैं तभी माइनस करूंगी जबकि कंपनी इज नॉन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर डिफरेंस आता है इन्वेस्टमेंट और नॉन इन्वेस्टमेंट। नॉन इन्वेस्टमेंट है तो माइनस करिए, इन्वेस्टमेंट है तो माइनस मत करिए। एक्यूमुलेटेड लॉसेस, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हो गया, लॉसेज हैं ये आपके, माइनस कर दीजिए, तो यू विल गेट द इफेक्टिव कैपिटल। देखो दोनों केसेस में डिफर कर रही है। इस इफेक्टिव कैपिटल 90,40,000 है, तो देखिए हमारा कौन सा स्लैब पड़ेगा, फर्स्ट वाला स्लैब पड़ेगा, यानी कि यू कैन पे अप टू 60 लाख। Similarly, next is 1,65,000, 40,000 obviously falls in the same slab. So you will pay 60 lakh.